today's class we are gonna study Companies Act का जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड डॉक्ट्रिन्स। तो कंपनीज एक्ट जो है ये कब इट केम इनटू फोर्स ऑन 12 सितंबर 2013। इसने किसको रिप्लेस किया था? कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस किया था। 1956 वाले एक्ट को रिप्लेस करके 2003 वाला एक्ट लॉन्च हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ थी और जो भी उस टाइम की कंपनीज थी उस पर वो बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ ऐसी थी जो अप्लाई नहीं होती थी। तो नया एक्ट को इनैक्ट किया जिसमें 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं एंड 29 चैप्टर्स है। तो ये इसकी मेन बात जो भी बेसिक था। देन मूविंग फॉरवर्ड, अब टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती है? कंपनी की बहुत सारी काइंड ऑफ कंपनीज होती हैं जिसे हम बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड होती हैं लाइबिलिटीज पे, जो मेंबर्स है कंपनी के उनकी लाइबिलिटीज पे कुछ टाइप ऑफ कंपनीज बेस्ड होती है। तो वो कौन कौन सी हैं? कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनीज लिमिटेड विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है? जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कहाँ तक रहेगी लिमिटेड? उनके अनपेड शेयर्स तक रहेगी उनकी लायबिलिटी लिमिटेड। तो ये होते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स कि जो भी उनके अनपेड शेयर्स हैं उसके तक उसकी लायबिलिटी, हर मेंबर की लायबिलिटी उनके अनपेड शेयर तक रहेगी। तो ये क्या करता है? उनके पर्सनल एसेट्स को, मेंबर के जो पर्सनल एसेट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो वो भी लायबिलिटी के साथ लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए वो भी लग जाएंगे, जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी में होता है। तो ऐसा इसमें नहीं होता। देन कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। तो गारंटी क्या होता है? तो एक कंपनी के जो भी मेंबर्स होते हैं उनका अमाउंट ऑलरेडी डिटरमाइंड रहता है उनकी कि लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है। तो ये कंपनी के जो भी मेमोरेंडम होते हैं उनमें ऑलरेडी रिटर्न होता है इनका जो भी गारंटी होती है कि वो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कितना कंट्रीब्यूट करेंगे टू द एसेट ऑफ कंपनी। तो ये उनकी इट इज लिमिटेड बाय देयर गारंटी। तो वो एक गारंटी देते हैं कि हर मेंबर इतना कंट्रीब्यूट करेगा। तो जितने की उनकी गारंटी होगी, जितने परसेंटेज की, वहां तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। देन कंपनी इज लिमिटेड विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब इसमें लायबिलिटी डिटरमाइन नहीं ही कर सकते अपन, मेंबर्स की जो भी पर्सनल एसेट्स हैं वो भी कंपनी के लायबिलिटी को, कंपनी के डेट को पे ऑफ करने के लिए काम आ सकते हैं। तो ये हो गया बेस्ड ऑन लायबिलिटीज। देन बेस्ड ऑन कंपनी इनकॉर्पोरेशन, कि कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, किस एक्ट के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो एक तो होता है स्टैट्यूटरी, एक होता है रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनी जो कि इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई गई है वो कंपनीज होती है। स्टैट्यूटरी कंपनीज क्या होती है? जो कि किसी अलग एक्ट में, जैसे LIC है उसके लिए एक अलग एक्ट है, तो ऐसे स्टैट्यूटरी कंपनीज के लिए एक अलग स्टैट्यूट, स्पेशल एक्ट इनैक्ट होता है जिसके अंडर वो कंपनी फॉर्म होती है। अब टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, तो इसमें होती है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। पब्लिक, प्राइवेट एंड वन पर्सन। वन पर्सन कंपनी जिसमें एक ही मेंबर होता है। पब्लिक कंपनी जिसमें मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, वो होता है। अब पब्लिक कंपनी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गवर्नमेंट कंपनी होती है जिसमें 51% शेयर गवर्नमेंट ही होता है। ऐसा नहीं होता। पब्लिक कंपनी वो होती है जो कि NSE और BSE में रजिस्टर्ड होती है, जिसके शेयर्स जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं
फ्रीली एक ट्रांसफ़र हो सकते हैं, शेयर परचेज एंड सेल ऑफ हो सकते हैं। जो हम लिस्टेड कंपनीज देखते हैं जैसे रिलायंस है, अपन इनके शेयर कभी भी परचेज कर सकते हैं। टाटा के शेयर्स हम कभी भी परचेज कर सकते हैं। तो ये क्या है, पब्लिक कंपनी होती है जिसके शेयर्स का एक्सेस पब्लिक के हाथ में रहता है। तो इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स की ज़रूरत होती है, मैक्सिमम अनलिमिटेड कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होते हैं, 3। देन सेक्शन 58 बोलता है शेयर्स जो होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, परचेज एंड सेल ऑफ कर सकते हैं हम शेयर्स को। देन प्राइवेट कंपनीज, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। मैक्सिमम नंबर मेंबर 200 होते हैं और मिनिमम 2 होते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं एंड जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है शेयर परचेज करने के लिए और उसके शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं प्राइवेट कंपनी के। देन ओपीसी 1% कंपनी, सेक्शन 262 में दिया हुआ है क्लॉज 62। इसमें एक ही पर्सन होता है एंड उसका एक नॉमिनी रहता है। तो एट द टाइम ऑफ डेथ अगर उस पर्सन की डेथ हो गई तो उसका नॉमिनी जो होता है उस वो टेक ओवर कर लेता है, नहीं तो कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। देन टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, एक होती है फॉरेन कंपनी जो कि सेक्शन 242 में दिया हुआ है। सेक्शन 2 क्लॉज 42 फॉरेन कंपनी की बात करता है जो इनकॉर्पोरेटेड बाहर कहीं किसी और कंट्री में हुई और जिसका ऑपरेशंस यहाँ पर भी है, इंडिया में भी है, तो वो फॉरेन कंपनी होती है। देन इंडियन कंपनी जिसका कॉर्पोरेशन इंडिया में है वो होती है इंडियन कंपनी। देन अदर टाइप ऑफ कंपनीज कौन सी होती है, एक सेक्शन 8 की कंपनी होती है जो कि प्रॉफिटेबल नहीं होती है। वो उनका मेन मोटिव ये नहीं होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। तो ये जनरली किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए होती है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, चैरिटेबल पर्पसेस के लिए होती है। तो इसमें पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर नहीं होता है। डिविडेंड जो भी आता है, अगर कुछ भी प्रॉफिट रिसीव हुआ तो वो मेंबर्स में नहीं बटता है और ये लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अपने पीछे यूज़ नहीं कर सकते नाम के पीछे, कंपनी के नाम के पीछे। देन गवर्नमेंट कंपनीज होती है, ये होती है गवर्नमेंट कंपनीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसमें 51% मोर देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं। देन स्मॉल कंपनीज, स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85 में दिया हुआ है। स्मॉल कंपनीज क्या होती हैं, जिनका पेड अप कैपिटल 50 लाख से एक्सीड नहीं करता है एंड टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 2 करोड़ से ऊपर नहीं जाता है। देन अब सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है, जिसमें एक पेरेंट कंपनी होती है। सब्सिडियरी कंपनी को डॉटर कंपनी भी बोलते हैं। जो होल्डिंग कंपनी होती है ना उसे पेरेंट कंपनी बोलते हैं। तो इसमें जो भी मैनेज रियल एक्टिविटीज़ एंड कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये कौन डिटरमाइन करता है, जो भी होल्डिंग कंपनी होगी वो डिटरमाइन करेगी। राइट टू रिमूव अपॉइंट बोर्ड मेंबर्स ये सब होल्डिंग कंपनी डिटरमाइन करती है। अब होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लॉज 46 में। देन एसोसिएटेड कंपनीज क्या होती है, जैसे जॉइंट वेंचर्स होते हैं ना वैसे ही एसोसिएटेड कंपनी होती है जिसमें पेरेंट कंपनी और डॉटर कंपनी कोई नहीं होता है, दोनों बराबर ही होती है, दोनों एसोसिएटेड होती है। एक सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे के ऊपर दोनों कंपनीज का। एक कंपनी दूसरे की मैनेजरियल अफेयर में कुछ पार्टिसिपेशन करती है, 20% का होल्डिंग राइट रखती है, तो ये सब एसोसिएट कंपनी में हो सकता है। देन डॉर्मेंट कंपनी, स्लीपिंग कंपनी भी बोलते हैं इसे। तो इसमें लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से कुछ भी बिजनेस नहीं हुआ होता है, उसे बोलते हैं डॉर्मेंट कंपनी। तो ये टाइप्स ऑफ कंपनी कंप्लीट हो गए। कमिंग ऑन टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंपनी लॉ। सो जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी। तो सेपरेट लीगल पर्सनालिटी क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो होती है ना उसका एक अलग आइडेंटिटी होती है, उसकी एक अलग पर्सनालिटी होती है। इट कैन बी sued एंड इट कैन sue इन इट्स ओन नेम। जैसे ही किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी होती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन जैसे वर्क करती है।
जो कि सेपरेट होती है अपने ओनर से, डायरेक्टर से या एम्प्लॉयज़ से। अगर किसी ने पूरे शेयर्स, अगर किसी कंपनी के सारे शेयर्स एक ही पर्सन के पास है तो क्या तब भी वो एक अलग ही एंटिटी रहेगी? तो हाँ, अगर किसी ने सारे शेयर्स भी होल्ड करके रखे हैं किसी कंपनी के, तब भी इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई भी, ये डॉक्ट्रिन क्यों आई थी? ये सैलमन वर्सेस सैलमन में को एस्टैब्लिश हुई थी ये डॉक्ट्रिन। ये क्यों एस्टैब्लिश हुई थी? ताकि कोई भी कंपनी के नाम पे किसी को फ्रॉड ना कर सके। अब ये बहुत ही फेमस केस है सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन। इसके फैक्ट्स वगैरह से हमें कोई लेना देना नहीं है, बट मोस्ट ऑफ यू को पता होगा कि फैक्ट्स क्या हैं। ये रूलिंग इसलिए दी गई थी क्योंकि सॉलोमन जो था उसकी पर्सनल लाइबिलिटी ना आए जब उसकी कंपनी फेल हो गई डेट पे करने के लिए, तो उस सॉलोमन की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं बनती डेट पे ऑफ करने के लिए। तो तब ये रूलिंग दी गई थी कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और किसी किसी एम्प्लॉय अगर कोई उसमें वर्क कर रहा है, कोई अगर उसके एजेंट जैसा वर्क कर रहा है, तो डजंट मीन कि उसकी पूरी लायबिलिटी होगी। वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। आप एंटिटी पे केस कर सकते हो, उसका लिक्विडेशन हो सकता है। तो इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इट वाज हेल्ड इन सैलमन वर्सेस सैलमन केस। देन द डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या बोलती है? जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है? लिफ्टिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील से ही तो पता चलता है कि अगर कोई भी मेंबर कंपनी के नाम से किसी को डिफ्रॉड कर रहा हो, किसी से अगर उसने किसी से कोई भी क्रेडिट ले लिया हो कंपनी के नाम से, देन वो पे ऑफ नहीं कर रहा हो, देन क्या आता है? लिफ्टिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील। अगर टैक्स एवेजन से कोई भी कंपनी बनी है, मिसकंडक्ट अगर कोई भी यू कर रहा है शेयर होल्डर या डायरेक्टर, तो वो पर्सनली लायबल हो सकते हैं। कॉर्पोरेट व्हील मतलब एक पर्दा होता है कंपनी का और उसके शेयर मेंबर्स के बीच में एक पर्दा होता है। तो अगर कोई भी कंपनी का यूज़ कर रहा है, कोई भी शेयर मेंबर कंपनी का यूज़ कर रहा है किसी को फ्रॉड करने के लिए या टैक्स से बचने के लिए, तो क्या हो सकता है? वो पर्दा को लिफ्ट कर दिया जाता है ताकि उस पर्सन को एक्सपोज कर सके, वो उसको लायबल ठहरा सके उसके एक्शंस पे। तो ये इसके ग्राउंड्स क्या होते हैं? अगर कोई भी फ्रॉड या मिसकंडक्ट हो रहा है, तब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो सकती है। देन टैक्स एवेजन के लिए अगर कंपनी फॉर्म हुई है, तब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो सकती है। देन कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन से बच रहा है या पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है, तो तब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो सकती है। अब इसके फेमस केसेस जो हैं, गिलफोर्ड मोटर्स वर्सेस हॉर्न 1933। अब इसमें क्या हुआ था? जो मिस्टर हॉर्न थे, इन्होंने ये पहले इस कंपनी में काम करते थे, गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी। तो इसमें वैसे फैक्ट इतने रिलेवेंट नहीं है, बट स्टिल फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं बता रही हूँ कि मिस्टर हॉर्न जो हैं, उन्होंने एक कंपनी इस्टेब्लिश कर ली थी, जबकि उनका लीगल ऑब्लिगेशन था कि वो जो भी ये कंपनी है गिलफोर्ड मोटर्स, इसके जो भी कस्टमर्स हैं उनसे डील नहीं करेंगे। बट उन्होंने एक शाम कंपनी बना ली थी अपने नाम से, जिससे वो इस कंपनी के जो भी कस्टमर्स थे उनसे डील कर रहे थे। तब ये जजमेंट आया था कि कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करके मिस्टर हॉर्न को लायबल, कोर्ट ने लायबल होल्ड किया था। अब स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रेणु सागर में भी टैक्स की क्या लायबिलिटी बनती है ये देखने के लिए कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर दी गई थी। देन LIC वर्सेस एस्कॉर्ट लिमिटेड में ऐसा बोला गया था कि अगर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है, कुछ भी ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं है कि पर्सन्स ने, जो भी शेयर होल्डर्स है या कोई भी एम्प्लॉई है, उसने कुछ रॉन्ग डूइंग की है, कुछ गलत किया है, तब तक, जब ये इस्टेब्लिश नहीं हो जाता तब तक कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट नहीं होगी। देन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स। अल्ट्रावायर्स क्या बोलते हैं? कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें ऑलरेडी पावर्स डिफाइंड होती है हर मेंबर की। अगर उस पावर के बियॉन्ड कोई भी एक्ट हो रहा है, कोई भी शेयर होल्डर उस पावर के बियॉन्ड एक्ट कर रहा है,
तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस होगा, जो कि वॉइड एब इनिशियो होता है। अब ये किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना है? ये शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट होने के लिए बना है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, ताकि कोई भी मेंबर, जो भी अथॉरिटी उन्हें दी गई है, कंपनी का कोई भी मेंबर उसके बियॉन्ड वर्क ना करे, उनकी अथॉरिटी के बियॉन्ड वर्क ना करे, ताकि हैम्पर ना हो, जो भी शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स हैं उनका इंटरेस्ट हैम्पर ना हो। इसलिए तो एजबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी, ये इसका केस है, इसमें भी यही बोला गया था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है वो बाइंडिंग नहीं होती है और वो वॉइड एब इनिशियो होती है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, ये पहले ये पढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? जो भी मेमोरेंडम्स होते हैं कंपनी के, वो कंपनी की साइट पे, अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेमोरेंडम्स, तो कंपनी की साइट पे ऑलरेडी पब्लिश्ड होते हैं। तो कोई भी अगर कंपनी से डील कर रहा होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसे पूरी मेमोरेंडम की नॉलेज है। पर अगर वो ऐसा बोलता है कि वो नॉलेज नहीं थी उसको कि कंपनी क्या वर्क कर रही है, क्या उसकी वर्किंग है या क्या उसके क्लॉजेज हैं, तो ये उसको नॉलेज नहीं थी, तो उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टेड नोटिस लगा के ये बोल दिया जाएगा कि हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि आप अगर कंपनी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं या कंपनी से कोई भी डीलिंग कर रहे हैं, तो ये आपको ऑलरेडी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है ये तो आपकी साइड पे लैकिंग है। तो ये बोलती है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टेड नोटिस। देन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? ये कंस्ट्रक्टेड नोटिस का एक्सेप्शन होता है कि जो भी उनका इंटरनल मैनेजमेंट है कंपनी का, उसकी नॉलेज अगर किसी पर्सन को नहीं है, तो ये पर्सन को, जो भी उससे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है या कोई भी कंपनी से डील कर रहा है, उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। ऐसा हम अज्यूम नहीं कर सकते कि उसको पता होना चाहिए कि इंटरनली क्या चल रहा है कंपनी का, क्योंकि इंटरनली तो नहीं पता होता ना। शेयर होल्डर ने अगर शेयर परचेज किया तो उसको नहीं पता इंटरनली क्या चल रहा है, उसको अगर इन्फॉर्म नहीं किया है, नोटिस नहीं किया है, पहुंचाया है, तो उसको कैसे पता चलेगा? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये एक्सेप्शन है। कौन से केस में ये रूल आया था? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन, इसलिए इसे टर्कॉन रूल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो भी कंपनी के एमओएज एंड एओएज होते हैं, उनमें जो भी लिखा हुआ होता है, तो पर्सन ये प्रिज्यूम करता है कि कंपनी की जो भी इंडोर मैनेजमेंट है वो उसके एमओए और एओए में जो लिखा हुआ है उसी अकॉर्डिंग हो रहे हैं। बट अगर नहीं हो रहे हैं तो वो पर्सन लायबल नहीं है, और वो पर्सन, हम ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते कि उस पर्सन को ऑलरेडी पता है। तो इस डॉक्ट्रिन के भी एक्सेप्शंस होते हैं कि अगर उस पर्सन को अगर नॉलेज था इरेगुलरिटी का, अगर वो उस कंपनी से डील कर रहा है और उससे नॉलेज था इरेगुलरिटी हो रही है, तो फिर ये डॉक्ट्रिन नहीं एप्लीकेबल होगी। या फिर अगर उससे कोई सस्पिशन था तब भी ये डॉक्ट्रिन नहीं अप्लाई होगी। या फिर अगर वो पर्सन खुद ही इन्वॉल्व है फॉर्जरी में, तो तब भी फॉर्जरी का केस उस पर भी चार्ज होगा और ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगी। तो ये डॉक्ट्रिन इसलिए बनी है ताकि कोई भी कॉन्फिडेंटली किसी भी कंपनी के साथ डील कर सके और सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहे। और अगर कुछ भी इरेगुलरिटीज़ हैं इंडोर मैनेजमेंट में, तो वो उस पर्सन की, जो कि आउटसाइडर है, उसकी लायबिलिटी ना आए उसमें। तो उनको, आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डॉक्ट्रिन बनाई गई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी we'll study in the next class.